चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट देखेंगे केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 5 के अंतर्गत पृष्ठ रसायन है ना। पृष्ठ रसायन है यूनिट, और उस यूनिट के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे उत्प्रेरण। उत्प्रेरण को बोलते हैं कैटालाइसिस। क्या बोला जाता है? कैटालाइसिस बोला जाता है ना। तो आज थोड़ा सा गला आवाज़ सही नहीं है, लेकिन देख सकते हैं कि जितना हो सके मैं करवा रहा हूँ। ओस्टवाल्ड के तनुता नियम के अनुसार, मतलब ओस्टवाल्ड जो है साइंटिस्ट हैं, और ये जो ओस्टवाल्ड हैं उन्होंने जो है उत्प्रेरण को अपने जो है ढंग से समझाया गया। तो वो जो है आप लोग देख सकते हैं उत्प्रेरण को क्या बोला गया है कि वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया, वह पदार्थ जो किसी केमिकल रिएक्शन होता है ना, इसमें आगे मैं बताऊंगा कि वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है, किंतु स्वयं भार एवं रासायनिक संगठन की दृष्टि से अपरिवर्तित रहता है, तो उसे उत्प्रेरण एवं उनकी उपस्थिति से अभिक्रिया की दर में परिवर्तन होने को उत्प्रेरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँ कि मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ, वो जो रिएक्शन है ना, मैं एक रिएक्शन लेता हूँ जो है गैस और गैस, दो मैंने रिएक्शन लिया, गैस का और एक गैस का। अब उसमें हमने क्या किया, केमिकल रिएक्शन किया, मतलब रासायनिक परिवर्तन किया, उसमें रासायनिक रिएक्शन करवाई, और वो जो रासायनिक रिएक्शन हुई, दोनों गैस और गैस मिलकर के एक उत्पाद बनाता है ना। उत्पाद क्या बनेगा? जो उत्पाद बनेगा वो क्या होगी? गैस की होगी, क्योंकि गैस और गैस का रिएक्शन करके हमने उत्पाद जो बनाया वो गैस ही होगा, है ना। तो उसी प्रकार, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि उसे उत्प्रेरण कहा जाता है। जो मैंने बताया उत्प्रेरण है, लेकिन उसकी उपस्थिति से अभिक्रिया की दर में परिवर्तन होने को ही क्या कहा जाता है? उत्प्रेरण कहा जाता है। तो इस चीज को आप लोग को याद रखना है ना। चलिए देखते हैं आगे। देखो, कैटालाइसिस को बर्जीलियस ने सन 1835 में बताया था। कौन बताया था इसको? उत्प्रेरक को सबसे पहले जो है बर्जीलियस ने 1835 में बताया कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में शामिल हुए बिना उनकी जो दर होती है, उनकी दर को घटाया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं जिन्हें उत्प्रेरक कहा जा सकता है, उत्प्रेरण कहते हैं। तो आप लोग जो है दो डेफिनेशन, एक बर्जीलियस के अनुसार और दूसरा ओस्टवाल्ड के अनुसार, आप दोनों जो डेफिनेशन है ना, बिल्कुल इजी है। और उत्प्रेरक को आप लोग को याद रखना है कि उत्प्रेरण क्या है। तो उत्प्रेरण क्या है, इतने में आप लोग को याद रखना है कि उनकी जो है स्वयं की क्या होती है, भार होती है, एक केमिकल रिएक्शन होती है, एक फिजिकल रिएक्शन होता है ना। तो यहाँ पर याद रखना कि रासायनिक संगठन की दृष्टि से क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है। जब हम केमिकल रिएक्शन करेंगे, आगे मैं उदाहरण के माध्यम से और समझाऊंगा, तो इतना आप लोग को याद रखना है। और उसके बाद आप लोग ध्यान देंगे कि उत्प्रेरण हम लोग समझ लिए, है ना। उत्प्रेरण के क्या क्या गुण होते हैं, है ना, क्या क्या उनकी कैरेक्टर होते हैं। तो उत्प्रेरण के गुण जो होती है उनको याद रखना है। 5 पॉइंट आप लोग को उत्प्रेरण के गुण याद रखना है कि उत्प्रेरण अभिक्रिया के अंतर्गत में भाग लेने वाले जो रासायनिक संगठन की दृष्टि से क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है, अभी बताया। लेकिन भौतिक रूप से देखा जाए तो परिवर्तित हो जाता है। क्या होती है? रासायनिक दृष्टि से देखें तो क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है ना। हम लोग क्या देख रहे हैं? रासायनिक दृष्टिकोण से देखें तो क्या होती है? उत्प्रेरक अपरिवर्तित रहती है। लेकिन यदि फिजिकल रूप से देखें, तो फिजिकली देखें तो उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस होता है, परिवर्तित होता है। एकदम 100% है कि वो परिवर्तित होगा ही होगा। तो ये जो है रासायनिक दृष्टिकोण से देखें तब यह परिवर्तित रहता है, लेकिन भौतिक रूप से देखें तो परिवर्तित होता है। ये उनका फर्स्ट पॉइंट आप लोग को गुण में लिखना है। कैरेक्टर आप लोग लिखोगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस कैटालाइटिक्स, है ना। कैटालाइटिक्स की जो है कैरेक्टर लिखोगे तो उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना है आप लोग को। तो ये जो होते हैं प्रेरक क्या होती है? रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहते हैं, लेकिन फिजिकल रूप से वो परिवर्तित रहते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा। दूसरा इसमें लिखना पड़ेगा आप लोग को कि साधारणतः उत्प्रेरक की अत्यंत सूक्ष्म मात्रा भी किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित करने की सक्षम होती है। जैसे कि अपन लोग 10 की पावर 8 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए 1 ग्राम प्लेटिनम पर्याप्त होती है ना। इसी प्रकार से 5 पॉइंट आप लोग को कैटालाइटिक की जो है कैटालाइसिस की आप लोग को कैरेक्टरिस्टिक लिखना है ना। अब हम लोग देखें जनरली उत्प्रेरक का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालाइसिस, राइट। तो उत्प्रेरक का वर्गीकरण
कितने प्रकार से उसको डिवाइड किया गया उत्प्रेरक को। चलिए देखते हैं कि उत्प्रेरक को दो भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है आधार के आधार पर, अवस्था के आधार पर जो है दो भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है समांगी, दूसरा है विसंगी। समांगी और विसंगी दो प्रकार से इनको डिवाइड किया गया है। इसको मैं आगे और डिटेल करूँगा, है ना। तो आप लोग को याद रखना है उत्प्रेरक को दो भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है उनकी अवस्था के आधार पर, है ना, उनकी अवस्था के आधार पर, मतलब कहाँ पर चेंज हो रहे कहाँ पर नहीं हो रहे, राइट। दूसरा है क्षमता के आधार पर। तो क्षमता के चलिए देखिए, क्षमता के आधार पर धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक। ये क्या है, धनात्मक उत्प्रेरण है। क्या है, क्या है, धनात्मक उत्प्रेरण, है ना, और ऋणात्मक उत्प्रेरण। तो यहाँ पर धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक, है ना, सभी में क्या होगी, ये क्या है, क्षमता के आधार पर। क्या है, क्षमता के आधार पर। क्षमता के आधार पर जो है चार भागों में इनको डिवाइड किया गया, किसको, उत्प्रेरण को। तो यहाँ पर लिखो कि धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक और स्व उत्प्रेरक और प्रेरित उत्प्रेरक। तो इतने भागों में, चार भागों में जो है क्षमता के आधार पर उनको अलग किया गया, है ना। आप लोग को याद रखना है कि ये जो है यहाँ पर लिखा हूँ कि ये है उत्प्रेरक और ये जो है उत्प्रेरण। तो दोनों चीज को आप लोग को याद रखना है। उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरण क्या होता है। जब हमें इसमें क्या होते हैं, परिवर्तित नहीं होता है ना, परिवर्तन नहीं होता है रासायनिक रूप से, तब हम उस रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं, उत्प्रेरक बोल सकते हैं। जिसके दौरान होता है, यहाँ पर याद रखना कि उसकी उपस्थिति में जो अभिक्रिया की दर परिवर्तित होने को है, तब वो क्या होगी, उत्प्रेरक। ये फिजिकल रूप से होती है, ये केमिकल रूप से होती है ना। तो दोनों चीज को याद रखना है। चलिए एक एक करके देखते हैं। समांगी उत्प्रेरक। तो समांगी उत्प्रेरक है क्या, समांगी और यहाँ पर भी समांगी, नाम से स्पष्ट हो रहा। समांगी मतलब कहीं ना कहीं हम जो रिएक्शन करवाने वाले हैं वो रिएक्शन दोनों रूप से समांगी, मतलब एक दूसरे में मिलकर के कार्य करेगी, तब हम बोलेंगे उसको समांगी। लेकिन विसमांगी में क्या होती है, उनमें जो है हमने क्या लिया, अभिकारक लिया और उत्प्रेरण। तो उत्प्रेरण जो रहेगा वो एक तो सॉलिड स्टेट में रहेगा, मतलब ऐसा है जहां पर क्रिया असंभव है, मतलब वो जो है मिलजुल करके नहीं होता है, लेकिन प्रोडक्ट वही बनता है। चलिए एक एक करके देखते हैं समांगी उत्प्रेरण क्या होता है और विसमांगी। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्षमता के आधार पर, है ना। समांगी उत्प्रेरण आप लोग नोट कीजिएगा, उत्प्रेरकों एवं अभिकारक पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण क्रिया को दो भागों में वर्गीकृत किया है, समांगी उत्प्रेरक, विसमांगी। समांगी क्या होता है, जिसको बोलते हैं होमोजेनस कैटालाइसिस, राइट। होमोजेनस कैटालाइसिस क्या होता है, जब अभिकारक एवं उत्प्रेरण दोनों समान भौतिक अवस्था में हो तो उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेरण कहा जाता है। क्या कहते हैं, उत्प्रेरण कहा जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर जो रिएक्शन लिखा गया है समांगी उत्प्रेरक और विसमांगी उत्प्रेरक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अभिकारक का काम कौन कर रहे हैं, यहाँ पर SO2 अभिकारक का काम कर रहे हैं। किसका काम, अभिकारक। SO2 जो है गैस अवस्था, किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है। और यहाँ पर ऑक्सीजन देखो O2 किस अवस्था में है, ये भी अभिकारक का काम कर रहे हैं। अभिकारक का काम कर रहे हैं कौन, SO2 गैस अवस्था में और O2 गैसीय अवस्था में। यहाँ पर देख सकते हैं कि NOG मतलब गैसीय अवस्था में, किस फॉर्म में है, गैस अवस्था में। किस फॉर्म में, गैस अवस्था में। ये भी गैस अवस्था में, SO2 भी गैस अवस्था में, O2 भी गैस अवस्था में है और NO भी गैसीय अवस्था में। प्रोडक्ट क्या बन रही है, प्रोडक्ट देखो SO2 क्या बन रही है, SO2। जबकि ये हो सकता था कि यहाँ पर NO रिएक्शन करी तो यहाँ पे 2NO गैसीय अवस्था में आ सकता था, लेकिन यहाँ पर नहीं आया। क्यों नहीं आया, अब देखो अभिकारक जो है गैसीय अवस्था में और ये भी अभिकारक गैसीय अवस्था में, लेकिन NO क्या है, उत्प्रेरण। क्या है,
उत्प्रेरक का कार्य कौन कर रहे हैं यहाँ पर, गैसीय अवस्था में NO जो है उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा उत्प्रेरक जो होती है क्या होती है, उत्प्रेरक क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। नाम से स्पष्ट है ना कि जो उत्प्रेरक है वो क्या होती है, परिवर्तित नहीं होता। तो यहाँ पर देखो परिवर्तन हुआ क्या, नहीं हुआ। ये देखो गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था, मतलब मिलजुल करके काम करना ही क्या कहलाएगी, समांगी। तो समांगी बिल्कुल इजी है। समांगी उत्प्रेरण को आप लोग लिखिएगा, डेफिनेशन लिखिएगा और डेफिनेशन लिखने के बाद एक एग्जांपल दीजिए, ठीक है। आप देखते हैं विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी उत्प्रेरण में क्या होता है, ये भी नाम से स्पष्ट हो रहा है, विषमांगी उत्प्रेरक है ना। विषमांगी उत्प्रेरक जो होती है तो वहां पर अभिकारक जो होती है और उत्प्रेरक क्या होती है, भिन्न भिन्न भौतिक अवस्था होती है। यहाँ पर अभिकारक और जो है उत्प्रेरक दोनों गैसीय अवस्था, लेकिन यहाँ पर देखो ये जो पॉइंट लिखा हूँ सेकंड पॉइंट वो है विषमांगी उत्प्रेरक की एग्जांपल है। तो विषमांगी में देखो अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों क्या है, अपोजिट, परिवर्तित रहता है, मतलब इनमें जो है एक ही ग्रुप यदि देखा जाए ये गैस अवस्था में, ये देखो Fe आयरन सॉलिड अवस्था में, किस अवस्था में, सॉलिड अवस्था, सॉलिड है, इस कारण तो ये विषमांगी में आया। क्योंकि यदि मैं गैस रख देता तो ये जो है समांगी मिश्रण में आता है। ये भी याद रखना है आप लोग को कि NO नाइट्रोजन गैस अवस्था में है, हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में, लेकिन यहाँ पर Fe आयरन किस अवस्था में है, सॉलिड स्टेट में, इसी कारण इसको विषमांगी में रखा गया है। अब प्रोडक्ट यहाँ पे उत्पाद क्या बन रहा है, NH3 गैसीय अवस्था में, प्रोडक्ट तो गैसीय अवस्था में बन रहा है, अभिकारक भी गैसीय अवस्था में, लेकिन उत्प्रेरक तो जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, विपरीत में है, सॉलिड अवस्था में। तो इस प्रकार अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों क्या होती है, परिवर्तित रहती है, तो विषमांगी में आते हैं। अभिकारक और उत्प्रेरक समान होते हैं तो समांगी के अंतर्गत आता है, राइट। यहाँ तक क्लियर। तो विषमांगी और समांगी आप लोग को याद हो गया होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे क्षमता के आधार पर धनात्मक, ऋणात्मक, सह उत्प्रेरक, प्रेरित उत्प्रेरक, ठीक है।